नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, कुषाणों का साम्राज्य अमु दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल गया। सेकंड पॉइंट यही है कि कुषाणों का साम्राज्य अमु दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया से खुरासान से यूपी के वाराणसी तक फैल गया। थर्ड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, अगला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, देखिए कुषाणों के भारत में हम दो राजवंश पाते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट नोट करेंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट अब आपका आएगा, कुषाणों के हम जो है यहां पे कुषाणों के दो राजवंश हैं, कुषाणों के दो राजवंश हैं, यानी भारत में कुषाणों के दो राजवंश पाते हैं जो एक के बाद एक आए, ऐसे करके लिख लेना, कुषाणों के दो राजवंश पाते हैं जो एक के बाद एक आए, ये आपका थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, देखिए पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस नामक सरदारों के घराने ने की। चौथा पॉइंट यही है कि पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस नामक सरदारों के घरानों ने की, जिसका शासन 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला, ठीक है। चौथा पॉइंट यही है कि पहले जो है, चौथा पॉइंट है कि पहले राजवंश की स्थापना कैडफाइसिस नामक सरदारों के घरानों ने की, जिसका शासन 50 ईस्वी से 28 वर्षों तक चला। अब चौथे का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, चौथे का सब पॉइंट, इसमें दो राजा हुए, यानी कि जो पहला राजवंश था कुषाणों का, इसमें भी दो राजा हुए हैं भारत में, ठीक है, दो राजा हुए हैं। पहला है यहां पर पहला सब पॉइंट, यानी कि सब पॉइंट का भी पहला सब पॉइंट यहां पे, पहला सब पॉइंट कैडफाइसिस प्रथम, ठीक है, कैडफाइसिस प्रथम। तो इसमें लिखेंगे आप कैडफाइसिस प्रथम में डैश लगा के, हिंदुकुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की निकल करके तांबे के सिक्के चलवाए या चलाए, ठीक है। कैडफाइसिस प्रथम ने क्या किया कि हिंदुकुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की निकल करके तांबे के सिक्के चलवाए इसने, ठीक है। अब सेकंड राजा जो हुआ है इसी में, यानी कैडफाइसिस 2 हुआ है, यानी कि चौथे पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट ये है कैडफाइसिस द्वितीय। इसमें आगे लिखेंगे, आगे डैश लगा के, बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया। यानी कि यहां पर तो हमने कैडफाइसिस प्रथम और कैडफाइसिस द्वितीय, ये हमने एक वंश का इतिहास पढ़ लिया, कुषाणों का एक वंश देख लिया। अब कुषाणों का दूसरा वंश हम यहां पे अब देखेंगे, ठीक है। कैडफाइसिस राजवंश यहां पे एक भाग हमने देख लिया, कैडफाइसिस राजवंश, यानी भारत में कुषाणों के दो वंश थे, एक कैडफाइसिस था और दूसरा कुषाण वाला कनिष्क वाला वंश था, ठीक है। तो कैडफाइसिस वाला आपने देख लिया। अब अगला पॉइंट, यानी कि आपका पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, कैडफाइसिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। पांचवा पॉइंट यही है कि कैडफाइसिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। देखिए पांचवें का सब पॉइंट और नोट करेंगे, देखिए इनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ये पांचवें का सब पॉइंट अब आप नोट कर लेना कि इनकी स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, अब आप पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है, उन्होंने गंगा यमुना दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों के काफी भाग को भी अपने कब्जे में ले लिए में किया, ठीक है। ये पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है, उन्होंने गंगा यमुना दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों के काफी भाग अपने कब्जे में ले लिए या किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, छठा पॉइंट आपको नोट करना है, देखिए कुषाणों की पहली राजधानी, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। पहला छठा पॉइंट यही है कि कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पर एक मठ और विशाल स्तूप बनवाया, यानी यहां पर कनिष्क ने एक मठ और एक विशाल स्तूप बनकर निर्माण करवाया था, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेना। छठा पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पुरुषपुर या पेशावर में थी, पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर में थी। ब्रैकेट में इसके आगे लिख लेना
एक मठ और विशाल स्तूप बनवाया था। सेकेंड, छठे का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। यानी कुषाणों की दो राजधानियां रही हैं, एक तो पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी मथुरा। तो छठे का सब पॉइंट अब आप नोट कर लेना, मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात और है कनिष्क के बारे में। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, थोड़ी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए शक संबत जो है वो शक शासकों ने नहीं चलाया था, ये आप यहां पे जान लीजिए। शक संबत का चालन जो है चलन ये इसी ने कनिष्क ने स्टार्ट किया था, जो कि कुषाण शासक था। ठीक है, तो अब आपका सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संबत चलाया जो शक संबत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो शक संबत से ही चलता है। यानी कि भारत का जो ऑफिशियल कैलेंडर है इंडियन गवर्नमेंट का वो शक संबत के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये सातवां पॉइंट है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संबत चलाया, शक संबत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, देखिए ये जो है इसने सॉरी आठवां पॉइंट है, अब आठवां पॉइंट है। देखिए कनिष्क ने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा संरक्षण किया है और कनिष्क ने, आठवां पॉइंट नोट करेंगे, कनिष्क ने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया। कनिष्क ने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। यह भी पूछा जाता है कि कश्मीर में बौद्ध संगीत या बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क के काल में हुआ था और यहीं पर महायान संप्रदाय की नींव पड़ी थी अंतिम रूप से। ठीक है, आठवां पॉइंट यही है, कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। देखिए कनिष्क के उत्तराधिकारी जो थे ये पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक राज करते रहे हैं। तो नवा पॉइंट आप नोट करेंगे आप, कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत पर 230 ईस्वी तक राज करते रहे। ब्रैकेट में नाम लिख लेना, जैसे वासुदेव, यानी अंतिम शासक इनका वासुदेव था। ठीक है, और देखिए इस जो अंतिम शासक कनिष्क के जो हुए, यानी कि कुषाण वंश के अंतिम शासक जो हुए, उन्होंने क्या किया, वो भारतीय संस्कृति में इतने घुल मिल गए कि उन्होंने हमारे यहाँ के, हमारे देश के ही नाम रख लिए। यानी हमारे देश में जो नाम प्रचलित थे उन्हीं नामों को फॉलो किया, इन भारतीय नामों को ही इन्होंने धारण कर लिया। इनके जैसे कि उदाहरण था वासुदेव का, इसने भी भारतीय नाम को धारण कर लिया। ठीक है, तो नवा पॉइंट यही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां पॉइंट है आपका, 10वां पॉइंट नोट करेंगे। देखिए ईरान की सासानी शक्ति एक थी, ईरान की सासानी शक्ति ने ईसा की तीसरी सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि ईरान की सासानी शक्ति ने ईसा की तीसरी सदी के मध्य में अफगानिस्तान के और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र कुषाण साम्राज्य से छीनकर अपने कब्जे में कर लिए। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, 10वां पॉइंट आपका यही है कि ईरान की सासानी शक्ति ने, कहां की, ये ईरान की थी सासानी, ईरान की सासानी शक्ति ने ईसा की तीसरी सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र कुषाण साम्राज्य से छीनकर अपने कब्जे में कर लिए। अब देखिए पांचवा, यानी पांचवें शासक जो हैं वो हिंद सासानी आते हैं। ठीक है, हिंद सासानी शासक आते हैं पांचवें। तो अब आप इनके में नोट करेंगे, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है हिंद सासानी में। पहला पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, तीसरी शताब्दी के मध्य तक सासानियों ने निचले सिंधु क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पहले का सब पॉइंट, शुरू में वे इस क्षेत्र को हिंदू कहते थे, लेकिन ये ध्यान रखना किसी धार्मिक कार्य से नहीं कहते थे, यहां पर रहने वाले निवासियों को हिंदू कहते थे। पहले का सब पॉइंट, शुरू में वे इस क्षेत्र को हिंदू कहते थे। इसका तात्पर्य था कि यहां सिंधु निवासी रहते हैं। इसका तात्पर्य था कि यहां सिंधु निवासी रहते हैं। पहले का सब पॉइंट पूरा कंप्लीट कर लिया होगा कि शुरू में वे इस क्षेत्र को हिंदू कहते थे, इसका तात्पर्य था कि यहां सिंधु निवासी रहते हैं। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, 262 ईस्वी के एक सासानी अभिलेख में
इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द जो है वो सासानी अभिलेख में मिलता है, और आपके सामने डेट आ भी गई कब सासानी अभिलेख लिखा गया, 262 ईस्वी में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है ये 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, नोट डाल के बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्रम जो है नोट में मैं जो क्रम लिखवाने जा रहा हूं, ये क्रम हर बार पूछा जाता है पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी में काफी बार पूछा गया है। पहले नंबर पे कौन है, हिंद यूनानी। पहले नंबर पे कौन है, हिंद यूनानी, लिख लेना आप यही क्रम। ठीक है, हिंद यूनानी। उसके बाद कौन आए हैं सेकंड नंबर पर, उसके बाद आए हैं सेकंड नंबर पर शक। ठीक है, थर्ड पर तीसरा क्रम किसका है, थर्ड क्रम है आपका पारसियाई या पहलव। पारसियाई लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, ब्रैकेट में पारसियाई पहलव लगा लेना, पारसियाई। ठीक है, अब पारसियाई के बाद चौथा क्रम किसका है, चौथा नंबर किसका है, चौथा नंबर है कुषाण का। ठीक है, अब पांचवा नंबर किसका है, इनका ना है हिंद सासानी। पांचवा, चौथे के बाद पांचवा है हिंद सासानी। अब देखिए आपको ये क्रम याद कर लेना है, या कैसे भी याद कीजिए, किसी ट्रिक से याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, क्योंकि ये क्रम में से हर बार प्रश्न आता है। ठीक है, क्रम ऊपर नीचे कर देते हैं कि शक पहले आए, लगाइए, चारों को अरेंज कीजिए। तो आपको अगर ये क्रम नहीं मालूम है तो यकीन मानिए प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो क्रम आप नोट, मैंने इसीलिए लिखवाया नोट, ताकि आपको याद रहे क्रम हमें याद करना है ये। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब आप हेडिंग डाल लीजिए फाइनल रूप से कि मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव। यानी मध्य एशिया से हमारा संपर्क हो गया, अब मध्य एशिया से संपर्क होने के बाद हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कला का प्रभाव पड़ा, यानी क्या क्या हमारे देश में नई चीजें एडॉप्ट हुई। ठीक है, तो हेडिंग आपने डाल ली कि मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव। अब इसमें पहली हेडिंग है मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव में, पहली सब हेडिंग है आपकी कि भवन और मृदभांड, यानी भवन निर्माण कला और मृदभांड कला में क्या हमें परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर आप पहला पॉइंट अब आप नोट करेंगे इसमें भवन और मृदभांड में, इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया, इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में, कॉमा खपरों ब्रैकेट में टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया है। पहला पॉइंट यही है कि इनमें, यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ कि पक्की ईंटों का प्रयोग जो है फर्श बनाने में, और खपरों यानी टाइलें जो होती है खपरा बोलते हैं, खपरों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया है। सेकंड पॉइंट है यहां पर आपका, सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे कुषाण काल का लाल मृदभांड सादा और पॉलिशदार, कुषाण काल का लाल मृदभांड सादा और पॉलिशदार और बनावट में मध्यम से उत्तम तक है, यानी कि बनावट में भी एक मध्यम रेंज से लेकर उत्तम रेंज तक ये है लाल मृदभांड। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही है कि कुषाण काल का लाल मृदभांड सादा और पॉलिशदार और बनावट में मध्यम से उत्तम तक है। थर्ड पॉइंट है इसका, देखिए बर्तनों में यहां पर हमें फुहारों और टोटियों वाले पात्र मिले हैं इनके इस काल में, शक और कुषाण काल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका यही है कि बर्तनों में फुहारों और टोटियों वाले पात्र हैं, थर्ड पॉइंट आपका यही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग आप डालेंगे, अगली सब हेडिंग है मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव में। सेकंड सब हेडिंग आपकी जो है ये है उत्कृष्ट अश्वारोही सेना। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना जो थी वो भी हमें यहीं से मिली, यहां से ही हमें उसकी प्रेरणा मिली उत्कृष्ट अश्वारोही सेना की, यानी कि छोटे छोटे शासकों ने उत्कृष्ट अश्वारोही सेना के लिए इन लोगों से ही कैसे अरेंज करना है, कैसे जो है सेना को डेवलप करना है, कैसे सेना को शिक्षित करना है आधुनिक रूप से, तो वो सब चीजें इन्हीं लोगों ने हमारे भारत के छोटे छोटे शासकों को सिखाई। ठीक है, तो यहां पर आप पहला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, आप पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे। शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे। सेकंड, इसी में आप लिखेंगे, इसी में ही आगे लिखेंगे, उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने
उन्होंने बड़े पैमाने पर अश्वारूढ़ सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे।